गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन आप लोगों का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक छड़ी, एक लड़ी, एक श्रृंखला आपके साथ विद एंजॉयमेंट के साथ। तो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कोशिश बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि लिखा गया है तब तक प्रयास कीजिए जब तक खुद को आप गौरवान्वित ना कर दें। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। तो आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जो कि जनरली ये प्रश्न इंटरनेशनल रिलेशन से है। तो और ये यूएन जनरल असेंबली के बारे में पूछा जा रहा है। यूएन जनरल असेंबली, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन का महासभा कहते हैं। यूएन जनरल असेंबली इज डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। ओके, it elects the non-permanent members of the UN Security Council. It elects the non-permanent members of the UN Council. जो सिक्योरिटी काउंसिल का, जो सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य होता है, उसका चयन कौन करता है? क्या ये महासभा द्वारा होता है? Each sovereign state gets one vote and permanent members enjoy veto powers. Okay, all the decision at the General Assembly must be approved by the two-third majority of the members, which are the statement is are correct. जितने डिसीजन है सभी के सभी जनरल असेंबली के द्वारा तब तक अप्रूव नहीं हो सकते जब तक कि इसमें 2/3 मेजोरिटी के सदस्यों का हामी ना हो जाए। दिस इज द की पॉइंट एंड आई थिंक यू नो अबाउट दैट 120 ओनली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम लोग जनरली महासभा कहते हैं, 193 सदस्य हैं। ये पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से कहा जाए तो। एक डेलिबरेटिव संवादी पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। तो मतलब एक तरह से सारी का सारा जो आत्मा है इसी पे केंद्रित है, जिसमें संवाद होता है, नियम बनते हैं, प्रतिनिधित्व मिलता है। क्या काम है इसका? देखिए, टेक्स डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स जैसे कि शांति, सुरक्षा और भी जो ग्लोबल इश्यूज है जैसे कि बजटरी मैटर्स, उसको भी लेकर इसमें डिस्कस होता है। और ये जनरली जो नए मेंबर्स है उसका इंक्लूजन हो, एक्सक्लूजन हो, ये भी डिसाइड करता है। डिसीजन आर टेकन थ्रू अ वोट, लेकिन ध्यान रहे डिसीजन तो वोट के द्वारा होता है। किसी भी मेंबर को इसमें शामिल करना हो या कोई बजटरी अलोकेशन की बात हो, तब तक पास नहीं हो सकता है जब तक 2/3 सदस्य इसके लिए राजी ना हो जाए। ठीक है, लेकिन डिसीजन ऑन द अदर इशू, बाकी जो डिसीजन है इसमें 2 ही इशू आप याद रखिएगा, नए सदस्यों का शामिल होना और किसी धन को लेकर, मतलब अगर बजटरी बात हो कि कितना पैसा लगाना है इस मतलब प्रोजेक्ट में, उसकी बात हो तो वो उसके लिए 2/3 जरूरी है। लेकिन बाकी और भी जो मैटर्स होते हैं वो जनरल इश्यूज के हो सकते हैं ना, तो उसके लिए कोई 2/3 मेजोरिटी होना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो जनरल कॉमन सेंस की बात है, जनरल इशू में आप सिंपल मेजोरिटी यूज कीजिएगा। ध्यान रखिए, प्रत्येक जो संप्रभु राष्ट्र होता है उसको एक वोट मिलता है और वोट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द मेंबरशिप। हालांकि ये वोट्स बाइंडिंग नहीं होते हैं, एक्सेप्ट सिवाय बजटरी मैटर्स को छोड़कर। बजटरी मैटर्स में बाइंडिंग होगा। असेंबली हैज नो बाइंडिंग वोट्स या फिर वीटो पावर लाइक द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कि यूएन, आपको पता होगा, सुरक्षा परिषद के सदस्यों के पास, 5 सदस्यों के पास वीटो पावर होता है, जो कि एक तरह से बाइंडिंग होता है। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो एक्सप्रेस वर्ल्ड ओपिनियन, promote international cooperation in various fields, and make recommendation to the United Nations Security Council and elect the Security Council non-permanent members। और सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका चयन भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो 193 सदस्य इस असेंबली में एक वोट के साथ खड़े हैं। प्रत्येक को एक वोट मिलना कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से पहचान है। तो ये votes taken on designated important issues such as recommendation on peace and security, election of security council, of economic and social council members,
budgetary question. They require two-third majority of the states. Okay, two-third चाहिए budgetary allocation में. ठीक है. But other question are decided by the simple majority. देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो है ना कंसेंसस बेसिस पे इशुओं को रेज किया जा रहा है rather than deciding by a formal vote, thus strengthening the support for assembly's decision. The president, after having consulted and reached agreement with delegation, can propose that the resolution be adopted without a vote. Next question. India is not a member of which of the following organization, agency or the World Bank Group? भारत इनमें से किस एजेंसी, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो एजेंसियां हैं उनमें से किसका वो मेंबर नहीं है भारत? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ये सेटलमेंट वाला बात तो हमको समझ में आ गया है. चलिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID इज एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जिसकी स्थापना 1966 में की जाती है ताकि लीगल डिस्प्यूट जो है विश्व के समुदायों के बीच अगर होता है तो उसको सुलझाया जा सके. और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो स्टेट्स हैं उनके बीच डिस्प्यूट तो होते रहता है, तो उस डिस्प्यूट को एक तरह से सॉल्व करने के लिए ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का स्थापना किया गया था 1966 में. लेकिन आपको बता देते हैं कि ICD का भारत हिस्सा नहीं रहा है. ठीक है, अभी भारत इसका मेंबर नहीं बना है. बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W एक इनिशिएटिव है जो कि G7 का है. बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, दुनिया को फिर से बेहतरीन बनाया जाए. बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इज इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय G7 कंट्रीज, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था. और एक तरह से ये काउंटर चाइना स्ट्रेटजी है. काउंटर चाइना स्ट्रेटजी का मतलब समझते हैं ना, चाइना की जो आक्रामक विस्तारवादी नीति है उसको एक तरह से रोकना है. जैसे खास करके जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो अपना विस्तार इतना भयानक करता जा रहा है और मिडिल इनकम कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप में फंसाता चला जा रहा है. तो उससे एक तरह से लड़ाई लड़ने के लिए, एक तरह से मतलब काउंटर अटैक करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव G7 कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है. अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट investigates and tries individual charged with the gravest crime of concern to the international community like genocide, war crimes, crime against humanity. It is governed by the Vienna Convention. Why it's not convention? It is a India is a state party to ICC. देखिए, सबसे बात दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है और तीसरा बात कि भारत इसका पार्टी नहीं है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि लोकेटेड है द हेग में, इज द कोर्ट ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ जीनोसाइड है, वार क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. इन चीज़ों को अगर का नरसंहार की बात हो, वार क्राइम या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, तो उसमें समाधान के लिए जो अंतिम न्यायालय होता है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. इट इज द फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट established to help end impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern the international community. It's a founding treaty, the Rome Statute. तो ये रोम स्टैट्यूट के तहत मतलब एक तरह से consider the following statement. India's role in UN peacekeeping. India's contribution to the UN peacekeeping began its participation in UN operation in Korea in 1950s. India became the first country to deploy all-women contingent to a UN peacekeeping mission. The number of the Indian peacekeepers have had one of the lowest fatalities
among the peacekeeper of the UN member states। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, इसलिए एक और दो सही है। देखिए टोटल 175 इंडियन पीस कीपर अब तक अपनी प्राणों की आहुति दे चुके हैं अपनी सेवा के दरमियान यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में। तो इंडिया हैज लॉस्ट मोस्ट एंड मोर पीस कीपर देन एनी अदर यूएन मेंबर स्टेट। इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सर्विस in UN peacekeeping, having contributed more personnel than any other country. India's contribution to the UN peacekeeping began with its participation in UN operation in Korea in 1950s, where India's military role is in resolving the stalemate over prisoner of war in Korea lead to the signing of the armistice that ended the Korean War. It also served as a chair of the three international commission for supervision and control for Vietnam, Cambodia, and Laos, established by the 1954 Geneva Accords on Indochina. India has been sending women personnel on UN peacekeeping mission. In 2007, India became the first country to deploy an all-women contingent to the UN peacekeeping mission. Medical care is among the many service Indian peacekeepers provide to the communities in which they serve on behalf of the organization. They also perform specialized tasks such as veterinary support and engineering services. India was the first country to contribute the trust fund on the sexual exploitation and abuse, which was set up in 2016. Polity. Consider the following statement regarding Election Commission in India. Election commissions election commissioner can be removed before the expiry of term. Chief Election Commissioner can be removed from office only through a process of removal similar to the similar to that of the Supreme Court judges. The Constitution has debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government। जी नहीं, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट debarred the retiring election commissioner from any other further appointment by the government। इलेक्शन कमीशन के रिटायरमेंट के पश्चात उन पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किसी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। दे कैन रिजाइन एनी टाइम और दे कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। हालांकि आपको याद रखना होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव उसी प्रक्रिया से किया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स के बारे में पूछा जा रहा है। कोऑपरेटिव्स फॉल इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। क्या ये कंकरेंट लिस्ट में आता है? 7वीं अनुसूची का कंकरेंट लिस्ट जो है ना उसमें आता है क्या, संवर्ती सूची में? फॉर्मिंग कोऑपरेटिव इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द 107 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या इसको 1 से 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव टू द स्टेट मेंशन अंडर द DPSP। तो दिए गए एक और दो कथन इनकरेक्ट हैं क्योंकि कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट लिस्ट के तहत है और जबकि ये कोऑपरेटिव फंडामेंटल राइट जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया। ओके, लेट्स सी। देखिए कोऑपरेटिव्स फॉल इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। दूसरी बात, ये फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। तीसरा, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव टू द स्टेट mentioned under the DPSP, Article 43, Subclause B of the Constitution. Multi-State Cooperative Societies Act 2002 provides for the registration of the societies in more than one state.
Consider the following statement. In India, generally the fundamental rights are enforceable against the state, whereas in few cases it can also be enforceable against the private individuals. In Puttaswamy judgment, the Supreme Court held that right to privacy is a fundamental right, which is the above statement is are correct. I think you know that both the statements are absolutely correct. In India, generally the fundamental rights are enforceable against the state, whereas in few cases can be enforceable against the private individuals. You know about Article 7 17 पढ़े होंगे आप. Puttaswamy judgment held that right to privacy is a fundamental right. Right to equality in the Indian Constitution does not include among which of this. इसका पहला ही प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन बिल्कुल नहीं, ये राइट टू इक्वालिटी के उल्लंघन है. राइट्स ऑफ अक्यूज एंड कॉन्विक्ट्स यही है, ये तो आपको पता होगा, ये आर्टिकल 20 में चला जाएगा, तो वहाँ तक तो है नहीं. राइट टू इक्वालिटी जो कि 14 से 18 के बीच में ही है, इसमें राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, जी हाँ, इक्वल एक्सेस टू शॉप, वेडिंग घाट्स, हॉस्टल होटल्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सब समानता के नियम के सिद्धांत के हैं. इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन एंड द ग्रांट्स देम रिकॉग्निशन एज ए नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन व्हाट बेसिस. किस आधार पर इलेक्शन कमीशन राष्ट्र पार्टी, राज्य पार्टी, क्षेत्र पार्टी का दर्जा देता है? तो किस आधार पे? केवल और केवल एक आधार है उसका, पोल परफॉर्मेंस. इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट्स. देखिए, रजिस्टर इसलिए होता है ताकि ग्रांट मिल सके, कुछ पहचान मिल सके, as national or state parties on the basis of their poll performance. Consider the following statement regarding the suspension of MLA in a state legislature. The Constitution stipulates that the state legislative assembly may declare vacant the seat of a member who is absent for 60 days without permission. क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है? According to the Representative of the People Act 1951, by-election for filling any vacancy shall be held within the period of 1 year from date of the occurrences of the vacancy. Absolutely incorrect. During suspension, a member continues to hold office but only lose their voice in the legislature. ऐसा तो नहीं है भैया. एक बार अगर आपका सस्पेंशन ऑर्डर लिख गया तो आप वहाँ पर वोट तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं. तो 2 को काटिए और 1 और 3 के साथ 1 और 3 सही है. सस्पेंशन के समय मेंबर जो है अपना पार्टी अपना ऑफिस बनाए रखता है, लेकिन वही है कि उसको बोलने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर में. आर्टिकल 190 सब क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन clarify that the House may declare vacant the seat of a member who is absent for 60 days without permission. Also, the Representative of People Act 1951 says that any vacancy in the House has to be filled up through a by-election within the 6 months of its occurrence. During the suspension, a member continues to hold office but only and only lose their voice in the legislature. Consider the following statement. Judicial review is considered the basic structure of the Constitution. The term untouchability has been defined in Untouchability Offence Act 1955. Article 11 declares that all the laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void, not Article 11.
देखिए 2 और 3 गलत है, केवल और केवल एक सही है। जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टर्म अनटचेबिलिटी है वो डिफाइन नहीं किया गया है, ना तो संविधान में डिफाइन है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही ये इसका अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 में। जबकि आर्टिकल 13 क्या कहता है? ऑल द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और derogation of any fundamental right shall be void. In other words, it expressly provides for the doctrine of judicial review. The power has been given on Supreme Court Article 32 or High Court Article 226 that can be declared a law unconstitutional and invalid on the ground of the contravention of any fundamental rights. Consider the following statement. The Constitution has specified the process and the role of the governor in electing the Speaker of the State Legislative Assembly. In State Legislative Assembly, Speaker decide that for the election of the Deputy Commissioner and Deputy Speaker. कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करेगा कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट आप सोचिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड रूप से बताया गया है क्या कि स्पीकर का चयन जो होगा वो विधान परिषद के स्पीकर का चयन राज्यपाल के द्वारा होगा। यस, एब्सोल्युटली ए इज इनकरेक्ट। तो ए इनकरेक्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन नो असाइन एनी रोल, देयर इज नो, Constitution has not assigned any role of the governor in the election of speaker under Article 178, which is exclusively the job of the House, जो कि पूरा का पूरा जो अधिकार है ये हाउस का अधिकार है। It is the House rule which says that the governor shall fix the date. सिर्फ गवर्नर डेट निर्धारित करेगा, ठीक है। चयन तो भाई उसके सदस्यों के द्वारा ही ना होगा। It is the speaker who decide the date for the election of the deputy speaker. यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है सेम सवाल, बट केंद्र के संबंध में पूछी है। Consider the following statement regarding nominated members of राज्यसभा। ये जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में कितने लोगों का होता है बताइए तो, जैसे 12 लोगों का, ठीक है। उसी बारे में पूछा जा रहा है। Constitution of India does not specify any qualification for the appointment of the nominated members of the Rajya Sabha। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर के सदस्यों का चयन जो होता है किस आधार पे होता है? इस आधार पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बोलता है क्या? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंजॉय ऑल द पावर्स एंड द प्रिविलेज टू विच द इलेक्टेड मेंबर्स आर एंटाइटल्ड। जो मतलब नॉमिनेटेड मेंबर को मिलना चाहिए क्या वो सेम है जो कि अन्य मेंबर्स को मिलता है? तो जनरल स्टेटमेंट है। They do have the right to vote in the election of the president and the vice president of India। राज्यसभा के सदस्यों का जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनको ये अधिकार नहीं होता है कि वो प्रेसिडेंट के चयन में भाग ले। हालांकि वो वाइस प्रेसिडेंट के चयन में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चयन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो चुका है, तो सुधार पे आप छाटिए 3। इसका सही जवाब है केवल और केवल 2 सही है, क्योंकि आर्टिकल 80 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट 12 मेंबर्स ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। अब देखिए ध्यान से सुनिए, 12 मेंबर्स का चयन तो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है। मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति की तरफ चयन होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द क्लोज 3। क्या कहता है आर्टिकल? लेयर डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट शैल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया, ये रूल्स में है।
Since Rajya Sabha has constituted in 1952 and total 142 individuals have been nominated as its member. शुरुआत में 1952 में इसका चयन हुआ, मतलब गठन हुआ था, तो 142 इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट किया गया था एज ए मेंबर के रूप में. The list includes scholar, jurist, educationist, historian, scientist, literature, journalist, engineer, economist, administrator, artist, sport person, social worker, politician. इतना लोगों का है. तो nominated members of Rajya Sabha enjoy all the powers and privilege to which the elected members are entitled. They can take part in proceeding of the House in the normal manner, even though there has been criticism that the several nominated members have poor attendance and do not appear to show much interest in the legislative work. In this context, cricketer Sachin Tendulkar, actor Rekha, and businesswoman Anu Aga have faced criticism in recent years. Nominated members are not allowed to vote in the election of the president. They do have the right to vote in the election of vice president, however. Consider the following statement regarding the office and the vice president. Office of vice president. उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है. Constitution state that the president, vice president shall be the ex officio of the chairman of the House of the People. क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट कर देता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे. Office of the Vice President of India ranks next to the Chief Justice of India in order of precedence. उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद तो उपराष्ट्रपति आता है, सीधी सी बात है. गलत है दूसरा स्टेटमेंट. Vice President shall be elected by the members of an electoral college, जिसमें consisting of members of both the houses of the parliament in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote. Absolutely 3 is correct, 2 is incorrect. Let's see. D is the only and only answer. क्योंकि आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ध्यान रहे, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस इतना ही बोलता है संविधान. जबकि आर्टिकल 64 क्या कहता है? वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट shall be ex officio chairman of the council of the state of the Rajya Sabha. आर्टिकल 65 क्या कहता है? In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the president by reason of his death, resignation, removal, or otherwise, the vice president shall act as a president until that on which the new president enters upon his office. Vice president shall also discharge the function of the president when the latter is unable, मतलब president is unable to do so owing to the absence, illness, or any other cause. During this period, vice president shall have the powers, all the powers and immunities of the president, and to be entitled जो emoluments है, allowances है, privilege है, that are due to the president, उसको president के कारण मिलता है. The office of the vice president of India is the second highest constitutional office after the president. The rank second is order of precedence. आर्टिकल 66 कहता है लेट डाउन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट का चयन होगा उसकी बात किया जा रहा है. इट सेज दैट वाइस प्रेसिडेंट shall be elected by the members of the electoral college consisting of the members of both the houses of the parliament in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote, and voting at such election shall be a secret ballot. In the system of proportional representation by means of single transferable vote, the elector has to mark preference against the names of the candidates. Consider the following statement. All India Service AIS officers are made available for central deputation through the discretion of the center. It was Sardar Vallabhbhai Patel who had championed in the creation of Indian administrative AIS, IAS, IPS, All India Service. दूसरा इनकरेक्ट नहीं है, पहला इनकरेक्ट है. देखिए, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स आर मेड अवेलेबल फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन. डेपुटेशन में तो भेजा जाता है सेंट्रल में, पता ही होगा आपको. थ्रू द, इसके लिए कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है जिसमें कि सेंटर, स्टेट्स और जो ऑफिसर जो उसको डेपुटेशन में भेजा जाना है
तीनों होते हैं। इट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल हु had championed the creation of Indian Administrative Service, Indian Police Service, All India Service, whose members would be recruited and appointed by the center and allotted to various states, and who could serve both under the state and center. Which of the following schedule of the Constitution gives the clear constitutional recognition to the existence of the system of a political parties? 10th schedule. 10th schedule of the Constitution, which embodies anti-defection, is designed to prevent the evil or a mischief of political defection, motivated by the lure of office, material benefits, or other similar consideration. Since anti-defection provisions early mention in the existence of the political parties, the members being disqualified and leaving its membership, the 10th schedule recognizes the system of the political parties. Consider the following statement. A legislation can be implemented even without the rules being notified. As per the manual, parliamentary work in case, as per the manual on parliamentary work, in case of ministries are not able to frame the rules within a prescribed period of 6 months after a legislation is passed, they should seek extension of time from the Committee on Subordinate Legislation, stating reason for such extension for such which cannot be more than for 3 months at a time. जी नहीं, केवल और केवल 20 सही है। लेजिस्लेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट रूल्स बीइंग नोटिफाइड। कोई भी लेजिस्लेशन जो है बिना रूल का बन ही नहीं सकता। कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज पर द मैनुअल ऑन पार्लियामेंट्री वर्क in the case of minister या फिर डिपार्टमेंट्स आर नॉट एबल टू फ्रेम द रूल्स, अगर रूल नहीं बना पा रहे हैं दिए गए समय अवधि में, आई मीन्स विद इन द 6 मंथ, ठीक है, विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर लेजिस्लेशन इज पास्ड। जैसे कोई लेजिस्लेशन पास हो गया और कानून बन ही नहीं पा रहा है, जैसे कि आप CAA को ले लीजिए, कानून तो बन गया लेकिन उसका कोई मतलब बिल तो पास हो गया है, लेकिन विधेयक पास हो जाने के बावजूद भी इस पर कोई नियम बना नहीं है। 6 महीने के अंदर आपको इस नियम पास करना पड़ता है। तो दे शुड सीक एक्सटेंशन ऑफ टाइम फ्रॉम द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो वो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से और भी थोड़ा सा समय ले सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं। स्टेटिंग रीजन फॉर सच एक्सटेंशन विच कैन नॉट बी मोर देन 3 months एट अ टाइम। एक बार में 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन CAA में देख लीजिए कितना बार इसका एक्सटेंशन किया गया, हर 3 महीने करके। आर्टिकल 66 का सब क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही और शी इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट नॉट लेस देन 30 years of age, is qualified for the election as a member of the council of state। जी नहीं, राज्यसभा के सभापति के लिए ऐसा कोई कंडीशन मैंडेटरी नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो 30 साल वाला गलत है, बी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो इसका सही जवाब है 1 और 3। जी हाँ, आर्टिकल 66 कहता है क्या है, कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो भारत का नागरिक होना हो, उसकी उम्र 35 साल पूरा हो जाना चाहिए, और दूसरा बात है कि क्वालिफाइड होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य का चयन होने के लिए। सदस्य नहीं होना चाहिए लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता तो रखता हो। जैसे राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना होगा, भले वो राष्ट्रपति राज्यसभा का लोकसभा का किसी का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसको योग्यता किसका होना चाहिए, लोकसभा का, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में राज्यसभा का।
Consider the following statement regarding the Vice President of India. Once again, the Constitution of India states that person shall not be eligible for the election as Vice President if he holds any office of profit under the government of India और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट्स। ऐसा है क्या कि अगर क्या एलिजिबल नहीं होगा वाइस प्रेसिडेंट? क्यों नहीं एलिजिबल होगा? जब तक पद पे है, जब जैसे उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो एलिजिबल हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट में लीव ऑफिस बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। All doubts and disputes arising out in the connection with the election of vice president shall be decided by the Supreme Court, whose decision shall be final। ये बात तो सही है, लेकिन बात अगर हम करें दो का तो वो तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ दो ख़त्म कर दीजिए और केवल एक और तीन सही है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ए पर्सन सेल नॉट बी एलिजिबल। आर्टिकल 66 ही कह देता है कि पर्सन सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए वाइस प्रेसिडेंट अगर ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या फिर अंडर एनी लोकल या अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेट द गवर्नमेंट। Vice President may leave his office before the end of his term by resignation, by resigning to the President, or he may be removed by a resolution of a Council of States passed by the majority of all the members of the Council and agreed to by the House of the People। आर्टिकल 71 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट रूप से बोलता है, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, it says that all doubts and dispute arising out of or in connection with the election of president or vice president inquired inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final। Should the Supreme Court declare the election of the president or vice president void, however, act done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of the president or vice president on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of the declaration। जो कुछ किया गया हो उसके बाद तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Parliament by law regulate any matter relating to or connected with the election of a president or vice president, of course। Consider the following statement: the fundamental duties are held obligatory for the old citizen, subject to state enforcing the same by means of the valid law। Any law that, even though deviates from the fundamental rights, any law that, even though it's deviates from the fundamental right, has been made to give effects to the directive principle of state policy 39 suppose B and 39 suppose C, would not be deemed invalid। Yes, incorrect नहीं है भाई। फंडामेंटल राइट ऑब्लिगेटरी कैसे होगा? दोनों गलत है, दोनों सही है। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन यूज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। जो डीपीएसपी जो है ना, वो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एक तरह से अपहोल्ड करने के लिए, लेजिस्लेशन को इस बात के लिए क्या करता है, मजबूर भी करता है कहीं ना कहीं। Directive principle have been used to uphold the constitutional validity of legislation in the case of conflict between the fundamental rights। According to the Amendment 1971, any law that, even though it deviates from the fundamental right but has been made to give effect the directive principle of state policy in Article 39B and 39C, would not be deemed invalid। वो invalid नहीं होगा।
The fundamental duties will be obligatory for the all the citizens. Fundamental duties will be obligatory, will be held obligatory for the all citizens, subject to the state enforcing the same by means of the valid law. Consider the following statement. The Constitution of India provides for the designation of tribal areas in the terms of fifth schedule and designation of the schedules areas in the terms of six schedules. According to the Constitution of India, a specification of a schedule area or modification of an existing schedule area is done after the consultation with the governor of that and though through the notification issue with the approval of the President of India. The state of Uttarakhand has neither scheduled area nor tribal area. सही बात है. चलिए इसका सही जवाब है एक और तीन, दो और तीन नहीं, सिर्फ दो और तीन सही है. देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लोकसभा इतना लिखा गया है. श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल के नाम पर. Will within tribal area affairs will be pleased to state